हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत हम आज सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर जून 2015 का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। पहला है अल्प विराम, ऑप्शन बी है अर्धविराम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है पूर्ण विराम। तो जो ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब, जो पूर्ण विराम है ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, जबकि ये विराम चिन्ह जो है, जो पूर्ण विराम है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महापंडित राहुल शंकरत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरहपाद को राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। आइए देख लेते हैं एक बार कि कौन से विद्वान ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। तो शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन ने पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है, जिनका रचना काल है, जिनका समय है 7वीं सदी। राहुल शंकरत्यायन ने किसको माना है, सरहपाद को, सरहपाद का समय है 8वीं सदी। ये सहजवान के प्रवर्तक थे। इनका उपनाम है सरहपा, सरोज, वज्र, राहुल, भद्र। प्रमुख दोहा कोश इनकी रचना है। सरहपाद की सरहपा की यानी रचना है दोहा कोश। इनको राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपा का समय है 8वीं सदी। अगले विद्वान है राम कुमार वर्मा। ये स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि एवं अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है पौमचरु, जो अपूर्ण है, रिठड़ेम चरु, जो कृष्णचरित पर आधारित है। स्वयंभू का समय है 8वीं सदी। गणपत चंद्र गुप्त जी हैं, ये शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शालिभद्र सूरी का जो रचना समय है, जन्म समय है 1184 ईस्वी माना जाता है। इनकी प्रमुख रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 10वीं सदी राजा मुंजू को मानते हैं हिंदी का पहला कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी 13वीं सदी के अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इनकी कृति है अब्दुल रहमान की संदेश रासक, पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ है संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी का विरह वर्णन की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संदेश रऊ सविथ रऊ पै मई कहरु न जाई, जे कालांगुल मूंद रऊ सो बाहड़ी समाई। ये पंक्ति किस रचनाकार की है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान की पंक्ति है। देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पंक्ति दी हुई हैं। जय केवई पवित्र पिहु अकिया कुड्ड करीहु, पाड़ी नवई सरस जीव सबंगे पैसियु। पंक्ति आचार्य हेमचंद्र की है। इनकी प्रमुख कृति है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, देसी नाम माला कोश, शब्दानुशासन, कुमालपार चरित। इनको भाषा का पाणिनि तथा कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा में की ओर अधिक था। क्वेश्चन है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो, जिनका जन्म है 1253, मृत्यु है 1325 के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जिस प्रकार अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, परंतु कबीर धर्मोपदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी, हनुमत चरित, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल। ये सब ग्रंथ किसके हैं, तुलसीदास के हैं। देख लेते हैं तुलसीदास की जो 12 ग्रंथ हैं। उनमें से पहले हैं वैराग्य संदीपनी,
मुक्तक है ब्रजभाषा में। फिर है रामाज्ञा प्रश्न, ये भी मुक्तक है अवधी भाषा में। जो रामाज्ञा प्रश्न है ये ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें 7 कांड हैं। रामलला नैछू प्रबंध काव्य ठेठ अवधी भाषा में। इसमें नाक कान छेदन संस्कार का वर्णन किया गया है। कहीं पूछ सकता है कि रामलला नैछू तुलसीदास जी का जो प्रबंध काव्य है उसमें क्या क्या वर्णन है, तो इसमें नाक कान छेदन संस्कार का वर्णन है। जानकी मंगल ये भी प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में है। यह राम सीता के विवाह से संबंधित है। रामचरितमानस जो प्रबंध काव्य है अवधी भाषा में, यह 7 कांडों में है, विभाजित किया गया है। इसमें संवाद शैली तथा अंगिरस शांत रस है। मानस कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। अगला है पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है अवधी भाषा में। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसका कथानक कालिदास की रचना कुमार संभव से लिया गया है। कृष्ण गीतावली जो गीत काव्य है जो ब्रज भाषा में है तुलसीदास जी का, इसकी रचना तुलसीदास जी ने वृंदावन की यात्रा के समय किया था। इसमें भ्रमर गीत परंपरा का वर्णन है तथा कृष्ण के जीवन चरित्र पर से लिया गया है। गीतावली गीत काव्य है ब्रजभाषा में। जितने वली वाले हैं सब ब्रजभाषा में है। इसमें 7 कांडों में वात्सल्य वर्णन किया गया है जिस पर सूरदास का प्रभाव है। विनय पत्रिका गीत काव्य है ब्रजभाषा में। इसकी रचना काशी में हुई थी। इसमें कलयुग से तुलसी का आत्म निवेदन है। इसे भक्तों का कंठहार कहा जाता है। दोहावली मुक्तक है। इसमें 573 दोहे हैं। नित्य काव्य परंपरा पर में प्रस्थान है, प्रमुख इसका स्थान है। बरवे रामायण मुक्तक है अवधी भाषा में। यह रचना राम के चरित्र पर आधारित है। तुलसी ने अपने मित्र रहीम की रचना पर बरवे लिखा था। नायिका भेद को बरवे रामायण नाम से वर्णित किया गया है। कवितावली मुक्तक है ब्रजभाषा में। इसकी रचना कवित्त सवय शैली में की गई है। हनुमत जो रचना थी वो 1639 रायमल पांडे की कृति है। क्वेश्चन नंबर 6 है जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह किसके उक्ति है? यह विजय देव नारायण शाही जी कहते हैं जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, क्योंकि जैसे सूफी थे इसीलिए कहा जाता है जैसे सूफी पहले नहीं थे, सब पहले जैसे कवि थे बाद में सूफी थे। देख लेते हैं एक बार व्याख्या। विजय देव नारायण शाही ने अपनी पुस्तक जायसी में जो 1983 के प्रकाशन है में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जैसी सूफी नहीं थे, वे जैसी को भक्ति से बाहर निकालकर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसी संदर्भ में कहा है कि जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद के। क्वेश्चन नंबर 7 जसोदा कहा कहूँ हूँ बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहे नहीं जात। ये उक्ति किसकी है? यह है ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज दास जी कहते हैं जसोदा कहा कहूँ हूँ बात, तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहे नहीं जात। आपको स्पीड कम लग रही है तो अब आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2 पर देख सकते हैं या 1.7 पे देख सकते हैं। देखते हैं मेरे नैन बिरह की बेल बई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई। ये किसकी पंक्ति है? सूरदास की है, जिन्हें वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, नंददास की उक्ति है। कृष्णदास की है पंक्ति मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभुगी चाल पे चली कै, चिबुक चार गढ़ ठटक्यो। क्वेश्चन नंबर 8 है अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर बी भिखारीदास। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? भिखारीदास। अगली है अवलोकन में पलके न लगे, पलकों अवलोक बिना ललके। ये किसकी है? चिंतामण की पंक्ति है। अगली है अलंकार अतियुक्त यह, वर्णत अतिशय रूप, जसवंत सिंह की पंक्ति है। भोर ही न्योत गई ती तुम्हें,
वह गोकुल गाँव की ग्वारन गोरी बेनी प्रवीण की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से रीतमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो रीतमुक्त कवि की विशेषता है स्वच्छंदता। रीतमुक्त है, वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त है, स्वच्छंदतावादी है। रीतमुक्त कवियों की विशेषता इस प्रकार है, स्वच्छंदतावादी है, आत्म प्रधान व्यक्तिपरक है, जो उनके आत्मा में आता है वही व्यक्त कर देते हैं, सांकेतिक और व्यंजना प्रधान है, कल्पना और असाधारण की प्राचुर्य है, भाव प्रधान अधिक, रूप प्रधान कम। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकांत संगीत किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन की एकांत संगीत रचना है। एकांत संगीत का प्रकाशन वर्ष है 1939। आप बच्चन जी की रचना है। बच्चन जी के बारे में विशेष है कि आप हालावाद के प्रवर्तक तथा हिंदी में बैरन के रूप में प्रसिद्ध हैं। एकांतवासी योगी 1886। जो एकांत संगीत है एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है 1886। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, इनकी खड़ी बोली में रचित कविता गुणवंत हेमंत तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। लाल चुनर किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्लांचल की, जिसका प्रकाशन है 1944। इनकी है रामेश्वर शुक्लांचल। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार हैं, मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करेल 1942, सप्तपर्णा 1960 महात्मा महादेवी वर्मा की रचना है। इनको हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहा जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक है दीपक और बादल। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए बालमुकुंद गुप्त। बालमुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5। इस रचना में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया है। श्याम सुंदर दास समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, साहित्य की विशेषताएं इनकी प्रमुख कृति हैं। सरदार पूर्ण सिंह की अन्य रचनाएं हैं, कन्यादान, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट हिटमैन इनकी सर्वोत्कृष्ट निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट इनको रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, चंद्रोदय, आत्मनिर्भरता, मेला ठेला, काल चक्र का चक्कर, ईश्वर भी क्या ठठोल है। इन्होंने हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किया है, बालकृष्ण भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम सभापति थे? तो आप करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाबू राधा कृष्ण दास काशी नागरी प्रचारी सभा के प्रथम सभापति थे। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना सन 1893 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। इस सभा के प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। इसी सभा द्वारा 1896 में त्रैमासिक पत्र नागरी प्रचारी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, दुखनी बाला नाटक के लेखक हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण दास का नाटक है दुखनी बाला, जिसका प्रकाशन है 1880। इनके अन्य नाटक हैं राधा कृष्ण दास के महाराणा का प्रताप 1897, पद्मावती 1882, तप्ता समरण लाला श्रीनिवास दास का नाटक है 1883। इनके अन्य नाटक हैं प्रहलाद चरित 1888, रणधीर प्रेम मोहिनी 1870, संयोगिता स्वयंवर 1886, प्रणयनी परिणय 1890, किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है, मयंक मंजरी 1891 इनका अन्य नाटक है, कलि कौतिक रूपक
1886 प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं गो संकट, हठी अमीर, जुआरी खुआरी, प्रसन्न है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज हैं, मोहब्बत की राहें। ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद का नहीं है कहानी। मोहब्बत की राहें 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 50, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983 इत्यादि भैरव प्रसाद गुप्त के कहानी संग्रह हैं। मोहब्बत की राहें भैरव प्रसाद गुप्त के कहानी संग्रह हैं। प्रेमचंद के कहानी संग्रह हैं सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930, कफन 1936। प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा 1931, बूढ़ी काकी 1920, सवा सेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, अलगोजा 1929, पूस की रात 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933 जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, नशा 1934 डॉक्टर चड्ढा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गरीबी हटाओ फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह है। आदिम रात्र की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? गरीबी हटाओ नहीं है, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी ये तीनों हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख कहानी संग्रह हैं ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। प्रमुख कहानियाँ तीसरी कसम उर्फ माले गए गुलफाम, रसप्रिया, लाल पान की बेगम, ठेस, तीन बिंदिया आदि। इनको आंचलिक कथाकार के रूप में जाना जाता है रेणु जी को। गरीबी हटाओ 1976, 9 साल छोटी पत्नी 1969, काला रजिस्टर 1972, चकैया नीम 1973 ये सभी रविंद्र कालिया के कहानी संग्रह हैं। गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? तो त्यागपत्र कहाँ उपन्यास की मुख्य पात्र है मृणाल। जैनेन्द्र त्यागपत्र उपन्यास के रचयिता हैं। त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष 1937। मृणाल, शीला, प्रमोद इसके प्रमुख पात्र हैं। इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इलेचंद जोशी का उपन्यास है निर्वासित 1946। प्रमुख पात्र हैं महीप, नीलिमा। इन्हीं दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का चित्रण है। जैनेन्द्र का उपन्यास है परख 1929। कट्टो प्रमुख पात्र है। इसमें प्रेम का आदर्शीकरण है यह उपन्यास अप्रत्यय रूप से विधवा विवाह की समस्या से संबंध रखता है। मोहन राकेश का उपन्यास है अंतराल 1972 के प्रमुख पात्र है श्यामा। स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण है। क्वेश्चन नंबर है 17 बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा। सही जवाब है 17 नंबर क्वेश्चन का आवा ए। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास है आवा। चित्रा मुद्गल का आवा उपन्यास सन 2000 बम्बई के मजदूर संगठनों पर आधारित है। मेहरुनिसा परवेज का सम्रांगण उपन्यास है
सन 2000। नारी जीवन की विवस्था का चित्रण है। मृदुला गर्ग का उपन्यास है अनित्य। स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का जीवन है। उषा प्रेमदा का अंतर्वर्षीय उपन्यास सन 2000। अमेरिका के प्रवासी भारतीयों का चित्रण है। ये उपन्यास जब आप पढ़ा करिए तो ये भी देखिए कि उसके जो विषय वस्तु क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है, प्रमुख पात्र क्या हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जो उपन्यासकार आपके सिलेबस में लगा है सिर्फ जो उपन्यास लगा उसी को पढ़ना है, नहीं। उनके जितने भी उपन्यास हैं, जितने कहानी संग्रह हैं, जितने भी निबंध हैं, उनके जितनी रचनाएं हैं, सभी को पढ़ना है। उनके पात्र भी एक बार देख लेना है और टाइम उनका रचना काल देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो जो उपमा है ये शब्दालंकार नहीं है। श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति हैं। जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा आदि अलंकार हैं। जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरोक। उदाहरण संदेह, भ्रांतिमान। क्वेश्चन नंबर 19 है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? तो आप समझ जाएंगे कि अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त से संबंधित है। अभिव्यक्ति वही कर सकता है जो अभिनय कर सकता है। अभिनय अभिव्यक्ति ही कर सकता है। तो अभिनव गुप्त का जो है अभिव्यक्तिवाद है। देख लेते हैं, इसके बहुत पूछा जाता है ये सब कि समय क्या है, दर्शन है, निष्पत्ति का अर्थ है। देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है एक व्याख्या। भट्टलोलट नवीं सती के हैं, इनका दर्शन है मीमांसा। उस सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, आरोपवाद। शंकुक है नवीं सती, दर्शन है न्याय, अनुमितवाद इनका सिद्धांत है। भट्टनायक 11वीं सती, दर्शन है सांख्य, भुक्तिवाद भोगवाद है। अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी हैं, शैव दर्शन है, अभिव्यक्ति निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्तिवाद इनका सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। डा ढा उच्छिप्त है। रा प्रकंपित या लुंठित ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पहले आएगा श्रावकाचार, फिर भारतेश्वर बाहुबली रास, फिर चंदनबाला रास, फिर रेवंती गिरिरास। श्रावकाचार जो देवसेन की रचना है 933 की है। इस कृति को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। इसके श्रावक गृहस्थ धर्म का वर्णन है। दूसरे कवि हैं शालिभद्र सूरी, इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। कालक्रम है 1184। ये 205 छंदों का खंड काव्य है। इनकी प्रमुख कृति है बुद्धिरास पंच पांडव रास। आशुक कवि हैं, चंदनबाला रास रचनाकार हैं, सन 1200 कालक्रम है इनका। इस रचना में करुण रस की प्रधानता है। यह खंड काव्य है। विजय देव नारायण सूरी की रचना है रेवंती गिरिरास। इनका कालक्रम है 1231। इस रचना में रेवंती गिरि तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक, पौराणिक, इतिवृत्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंती गिरिरास 4 कड़वकों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अलंकार संप्रदायों से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही क्रम बताना है आपको। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। काव्यालंकार 6ठी शताब्दी भामह का है। काव्यालंकार सार संग्रह 8वीं सदी की रचना है उद्भट की। अलंकार सर्वस्व जो है 12वीं सदी की रचना है। अलंकार सर्वस्व जो है कर्णपुर है। अलंकार कौस्तुभ 15वीं शताब्दी। देख लेते हैं, भामह का काव्यालंकार है। यह रचना 6 परिच्छेदों में विभक्त है।
उद्भट का काव्य अलंकार सार संग्रह 8वीं सदी। इसमें उद्भट ने अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है। रुय्यक का अलंकार सर्वस्व 12वीं सदी। आपके पिता राजानक तिलक ने अलंकार सर्वस्व पर उद्भट विवेक नाम से टीका लिखी। कर्णपूर अलंकार कौस्तुभ 15वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है, आपको कालक्रम के हिसाब से पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम लगाना है। डी है जॉन ड्राइडन, कॉलेज, मैथ्यू अर्नल्ड, क्रोचे। सबसे पहले जॉन ड्राइडन 1631, कॉलेज 1772, मैथ्यू अर्नल्ड 1822, क्रोचे 1866। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम लगाइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, घराऊ घटना 1894, स्वतंत्र रामा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास है 1899, अद्भुत प्रायश्चित जो उपन्यास है 1906 का है, अंगूठी का नगीना 1918 का है। भुवनेश्वर मिश्र का उपन्यास है घराऊ घटना 1894, लज्जाराम मेहता का उपन्यास है स्वतंत्र रामा परतंत्र लक्ष्मी 1899, ब्रजनंदन सहाय का अद्भुत प्रायश्चित है 1906, किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है अंगूठी का नगीना सन 1918 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अपने अपने पिंजरे 1905, जूठन 1907, मुर्दहिया 2010, शिकंजे का दर्द 2011। अपने अपने पिंजरे 1995 मोहनदास नैमिषारण्य की आत्मकथा है, जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि, मुर्दहिया सन 2010 डॉक्टर तुलसीराम, शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे 2011। आज हम 25 क्वेश्चन ही करते हैं। अगले 25 क्वेश्चन जो सेट में दिए हुए हैं हम अगली सीरीज में करेंगे। ये PYQ सीरीज 2015 का मॉडल पेपर का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में हम अगले 25 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। धन्यवाद।